हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सेस टेक ऑनलाइन। और आज जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक एंजाइना पेक्टोरिस। लास्ट क्लास में हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ा था। दोनों ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज के टाइप होते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एमआई पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस की डेफिनेशन, कोजेज, इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसके टाइप्स, इसके पैथोफिजियोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट, ये सभी पॉइंट बारीकी से डिटेल से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सक्सेस मंत्र से स्टार्ट करेंगे। तो आज का सक्सेस मंत्र है वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। हार्ड वर्क के साथ साथ में आप लोग स्मार्टली भी वर्क करें, यानी इस तरीके से वर्क करें कि आप लोग एक अपना नोट्स बनाते रहें जिसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको शामिल करना स्टार्ट करें। यानी पूरा कंप्लीट नोट्स वहां पे नहीं बना करके जो पॉइंट इंपॉर्टेंट, जहां पे मैं फोकस करता हूं या फिर जहां से भी आप रेफर करते हैं, पढ़ते हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हीं पॉइंट को आप लिख करके वहां पर अपने एक अच्छे और छोटे नोट्स तैयार करें। ठीक है, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अपना जो आज का टॉपिक है वो क्या है डियर? एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? जैसा कि एमआई हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो भी एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है और ये भी एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है। इट मींस एंजाइना क्या है डियर? इट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, आगे इसको समझते हैं। देन इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इट इज नोन एज मायोकार्डियल इस्चीमिया। किस नाम से जानते हैं डियर? मायोकार्डियल इस्चीमिया के नाम से इसमें जाना जाता है। यानी मायोकार्डियम में ब्लड सप्लाई कम हो जाने को अपन क्या बोलेंगे? मायोकार्डियल इस्चीमिया। तो ये कंडीशन कहलाती है एंजाइना पेक्टोरिस। इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम लोग, इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंगलिंग फीलिंग इन द चेस्ट। चेस्ट के अंदर स्ट्रेंगलिंग फीलिंग होना, वो चीज क्या कहलाता है? यानी भारीपन महसूस होना, वो कंडीशन क्या कहलाता है डियर? एंजाइना पेक्टोरिस कहलाता है। जबकि एमआई में क्या हो रहा था? एमआई के अंदर भी ब्लड सप्लाई कम हो रही थी, बट वहां पे परमानेंट 100% ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से मायोकार्डियम में इन्फाक्शन हो रहा था, डैमेज हो रहा था। जबकि यहाँ पे जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, बट कोरोनरी आर्टरी यहाँ पे क्या होगा? कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होती है, पार्शली ब्लॉक होती है, जिससे क्या हो जाता है डियर? इसकी वजह से क्या होता है? डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम को क्या हो जाएगा डियर? ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी? कम सप्लाई होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? इम्बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन डिमांड एंड सप्लाई। मायोकार्डियम में ऑक्सीजन डिमांड और सप्लाई के बीच में इम्बैलेंस हो जाता है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। नेक्स्ट, पिछली क्लास में हमने बोला था कि कोरोनरी आर्टरी जो होती है, टोटल कार्डियक आउटपुट जो कि कितना होता है डियर? 5 लीटर पर मिनट होता है। उसका 5 से 6%, 4 to 5% जो है, 4 to 5% ब्लड टोटल कार्डियक आउटपुट, यानी 5 लीटर पर मिनट का 4 से 5%, जो कि अप्रोक्स होता है 250 ml, इतना ब्लड मायोकार्डियम पर मिनट रिसीव करती है। तो जब कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, तो उतना अमाउंट मिल नहीं पाएगा, जिससे मायोकार्डियल इस्चीमिया डेवलप हो जाएगा। और जो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? जिसकी वजह से चेस्ट पेन होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंगलिंग फीलिंग इन द चेस्ट, और इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, अपनी बॉडी हार्ट को जो 2 कोरोनरी आर्टरी है वो सप्लाई करती है, दैट इज राइट कोरोनरी आर्टरी एंड दैट इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और सबसे ज्यादा जो ब्लॉकेज होते हैं वो किसमें होते हैं? लास्ट क्लास में डिटेल से इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। वो होते हैं अपने एलएडी के अंदर, यानी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होते हैं डियर। तो ये तो हम लोग देख रहे हैं कि एक नॉर्मल आर्टरी का ल्यूमेन हो गया, और ये कैसा है? एक ऑब्स्ट्रक्टेड कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन। यानी यहाँ पे क्या डिपॉजिट हो गया डियर? प्लाक डिपॉजिट हो गया। क्या डिपॉजिट हो गया? प्लाक या एथीरोमा डिपॉजिट हो गया। अब आगे कोजेज में पढ़ेंगे प्लाक और एथीरोमा क्या होते हैं। दैट मीन प्लाक और एथीरोमा डिपॉजिट होने की वजह से कोरोनरी आर्टरी का ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इस्चीमिया डेवलप होगा। और उसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं डियर? एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। तो दिस इज डेफिनेशन। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस डियर, तो एंजाइना पेक्टोरिस के क्या क्या कारण होते हैं, एटियोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला, जैसा कि हमने बात करी थी एमआई के केस में, फर्स्ट वन इज प्लाक फॉर्मेशन, yes or no? Second one is athyroma formation. Second one is athyroma
formation. Third one is atherosclerosis. Fourth one is arteriosclerosis. Fifth one is coronary artery spasm. कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो जाए ड्यू टू इमोशनल स्ट्रेस, उस वजह से भी क्या हो सकता है, एंजाइना हो सकता है. इसके अलावा एक्सेसिव एक्सर्शन, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से भी डेवलप हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो जाएगी जबकि कोरोनरी आर्टरी वहां पे नैरो होती है. इसके अलावा बात करें एक्सेसिव स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सेसिव स्मोकिंग, अल्कोहल, इनकी वजह से भी जो है एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप हो सकता है. इसके अलावा कुछ और रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे बात करें डायबिटीज मेलाइटस, अगर कोई पर्सन डायबिटिक है उस पर्सन में भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. और कोरोनरी आर्टरी डिजीज किस में रिजल्ट करेगी, या तो एंजाइना में या एमआई के अंदर रिजल्ट करेगी. इसके अलावा किसी पर्सन को हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में क्या होता है डियर, थायराइड T3 T4 का अमाउंट ज्यादा होगा, जिससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है. इसके अलावा हम लोग बात करें जैसे मेल जेंडर के अंदर भी जो है ज्यादा रिस्क होता है इसका, या फिर कोई पर्सन हाई सॉल्ट या फिर हाई फैट डाइट लेता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, वो पर्सन भी इसके रिस्क के ऊपर रहता है. दीज आर ऑल अबाउट कॉजेज. जैसा कि हमने पिछली क्लास में प्लाक के बारे में पढ़ा था, तो प्लाक क्या होते हैं डियर, दीज आर डिपोजिशन ऑफ फैट कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिशन हो जाना ही क्या कहलाता है, प्लाक कहलाता है आर्टरी की ल्यूमेन में. जैसा कि हमने पिछले डायग्राम में दिखाया था, तो ये जो डिपोजिशन है, अगर ये फैट कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है तो इसे अपन लोग क्या कहेंगे, प्लाक के नाम से इसको जाना जाता है. नेक्स्ट बात करते हैं एथिरोमा क्या होता है. तो एथिरोमा में क्या होता है, ऐसा प्लाक जिसके अंदर ब्लड क्लोट भी शामिल हो जाता है, यानी प्लाक के साथ में क्या हो जाए, प्लाक विद क्लोट, उसको क्या कहेंगे अपन, एथिरोमा कहलाएगा. ठीक है. और एथिरोस्क्लेरोसिस क्या हो जाता है, पिछली क्लास में बताया था, आर्टरी की ल्यूमन में और आर्टरी की वाल में दोनों ही जगह पे क्या हो जाए, एथिरोमा प्लस स्क्लेरोसिस, एथिरोमा एंड स्क्लेरोसिस. स्क्लेरोसिस को हम लोग एक टर्म में और भी बोल सकते हैं, इसके अंदर कैल्सिफिकेशन की वजह से आर्टरी की वॉल हार्ड हो जाती है, उस कंडीशन, उस टर्म को अपन बोलते हैं स्क्लेरोसिस बोला जाता है. तो एथिरोमा के साथ में कैल्सिफिकेशन हो जाए यानी स्क्लेरोसिस हो जाए, उस कंडीशन को बोलेंगे एथिरोस्क्लेरोसिस. और ये एक टर्म है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसका मतलब आर्टरी की दीवारों के अंदर ये डिपोजिशन हो जाए. केवल वॉल में डिपोजिशन होगा तो वो कहलाएगा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. और वॉल यानी दीवार के साथ साथ में अंदर जो खाली जगह होती है उसमें भी अगर प्लाक का फॉर्मेशन हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, एथिरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं. पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था. और कोरोनरी आर्टरी में अगर स्पाज्म हो जाए स्ट्रेस की वजह से, ये भी एक कारण हो सकता है. इसके अलावा ये सभी बाकी के सभी पॉइंट क्या है, रिस्क फैक्टर्स होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के. ठीक है डियर, तो ये होते हैं कॉजेज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस. देन बात करते हैं व्हाट आर द रिस्क फैक्टर. तो रिस्क फैक्टर को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करेंगे. दीज आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और सेकेंड वन आर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर. तो जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि जो ये रिस्क फैक्टर्स है सभी, जैसे हम लोग बात करें एक्सेसिव एक्सर्जन, एक्सेसिव स्मोकिंग, अल्कोहल, डायबिटीज, हाइपरथायरॉयडिज्म, मेल जेंडर, हाई सॉल्ट इंटेक, ये सभी क्या है डियर, ये रिस्क फैक्टर होते हैं. तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग चेंज कर सकते हैं. बट नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन से होते हैं, जिनको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता. इट मींस जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे बात करें स्मोकिंग को छोड़ा जा सकता है, यस और नो. इसके अलावा बात करें एक्सेसिव एक्सर्शन, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने को भी हम लोग अवॉइड कर सकते हैं. इसके अलावा अल्कोहल को भी छोड़ा जा सकता है. इसके अलावा अगर कोई पर्सन हाई सॉल्ट लेता है, हाई सॉल्ट डाइट लेता है, या फिर हाई फैट लेता है,
उनको भी क्या किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है कि वो डाइट में कम लेना स्टार्ट कर दे। ध्यान रखना, पिछली क्लास में मैंने सोल्ट के रिस्पेक्ट में बताया था, WHO की रिकमेंडेशन कितनी होती है, डेली कितना लेना चाहिए सोल्ट, 5 ग्राम पर डे जो है WHO का रिकमेंडेशन है। बट सोडियम पूछा जाए, चूंकि सोल्ट में क्या होता है डियर, NaCl होता है। क्या होता है, NaCl, यानी आधा सोडियम आधा क्लोराइड। तो सोडियम पूछा जाए तो 2.5 ग्राम लेंगे। 2.5 ग्राम का मतलब होता है 2500 मिलीग्राम। तो पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा तो। इसके अलावा हाई साल्ट है, हाई फैट है, इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रोल है, ब्लड में हाई कोलेस्ट्रोल है। तो एंटी कोलेस्ट्रोल ड्रग्स का यूज करके या फिर एक्सरसाइजेज वगैरह करके जो है इसको रिड्यूस किया जा सकता है, हेल्दी एक्सरसाइज करके। एक्सेसिव या स्ट्रेनियस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि वो नुकसानदायक हो सकती है। तो ये सभी फैक्टर हो गए। इसके अलावा कोई पर्सन, अगर हम बात करें डायबिटीज मेलाइटस है, किसी पर्सन को क्या डियर डायबिटीज है, तो ये भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। वहां पे इंसुलिन थेरेपी के थ्रू डायबिटीज के सिम्टम्स को, डायबिटीज में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, उसको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा किसी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है, ये भी क्या है, चेंजेबल या मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो इनको चेंज कर सकते हैं। या फिर कोई पर्सन को ओबेसिटी है, यानी BMI उसका क्या डियर ज्यादा है, उस केस में भी क्या हो सकता है, रिस्क होता है किसका, एंजाइना पेक्टोरिस का। और ओबेसिटी को भी क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई किया जा सकता है, एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करके, हेल्दी डाइट मेंटेन करके ओबेसिटी को भी क्या कर सकते हैं, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ये सभी फैक्टर क्या कहलाते हैं, अपने मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहलाते हैं डियर। ठीक है, और ओबेसिटी से रिलेटेड मैंने बताया था, BMI नॉर्मल कितना होता है डियर, 18 से 24 तक नॉर्मल कंसीडर करते हैं, 24 से 30 तक को हम लोग बोलते हैं ओवरवेट की कंडीशन मानते हैं, 30 से 40 को हम लोग बोलते हैं ओबेसिटी, और 40 से ऊपर को बोलते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी। और इसको कैलकुलेट करने के लिए BMI को कैलकुलेट कैसे करते हैं हम डियर, ध्यान रखना, BMI को कैलकुलेट करते हैं कैसे, वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूला में अपन रख देंगे तो अपने पास किसका आ जाएगा, BMI का जो है कैलकुलेशन आ जाएगा। लास्ट क्लास में बता चुका हूं ये ऑलरेडी, फिर से रिपीट किया है। देन व्हाट आर द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिनको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि बात करें जेंडर, यस, तो जेंडर बात करें तो जैसे कि मेल के अंदर ज्यादा रिस्क होता है रादर देन फीमेल, ये पॉइंट ध्यान रखना। सेकंड बात करते हैं पोस्ट मेनोपोजल वुमन, यानी मेनोपोज के बाद में वुमेन जो होती है उसमें एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, कम, तो उसको रिस्क उतना ही हो जाता है जितना मेन के अंदर होता है। तो यानी पोस्ट मेनोपोजल भी जो है, मेनोपोज यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल एट द एज ऑफ, इंडिया में जो एज है मेनोपोज की वो होती है 47 ईयर्स। ठीक है डियर, ध्यान रखना, 47 ईयर के बाद जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, मेनोपोज कहा जाता है। तो पोस्ट मेनोपोजल में भी ये भी क्या है, इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये भी कैसा रिस्क फैक्टर, नॉन मॉडिफाइबल। इसके अलावा हेरिडिटी या फिर फैमिली हिस्ट्री, ये भी क्या है डियर, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहलाता है। इसमें भी जो है चेंज नहीं कर सकते हैं अपन, ये जो हेरिडिटिकल जो रिस्क है उनको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। तो दीज ऑल आर रिस्क फैक्टर। इसके अलावा हम लोग बात करें जैसे मॉडिफाइबल में बात करें, जैसे स्ट्रेस भी किस में आ जाएगा, मॉडिफाइबल के अंदर ही आएगा। स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है ना, एक हेल्दी मेंटल लाइफ के साथ में स्ट्रेस को भी मैनेज किया जा सकता है। अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में तो डिप्रेशन में जा सकता है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाए, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करी जाए, अपने आप को बिजी रखा जाए, और बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ वर्क किया जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि खाली घर जो दिमाग होता है वो क्या होता है, शैतान का घर होता है डियर। तो इसलिए दिमाग को हमेशा क्या रखो, बिजी रखना चाहिए। तो आपका अलग अलग तरीका होता है बिजी रखने का, लेकिन कभी भी ओवर बिजी भी नहीं रखना चाहिए, ताकि आप लोग कभी अपनों से ही बातें नहीं कर पाओ। तो घर वालों से सबसे बातें करते रहना चाहिए और स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए। ठीक है डियर, तो ये सभी फैक्टर होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, और ये होते हैं अपने नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो अपन लोग करीब 6-7 टाइप्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है दैट इज स्टेबल एंजाइना। ओके, तो व्हाट इज स्टेबल, एंड सेकंड वन इज अनस्टेबल एंजाइना। तो स्टेबल जो एंजाइना होता है इसको हम लोग ऑल्सो नॉन एज, इसको एक्सर्शनल
एक्सर्शनल एंजाइना के नाम से भी जानते हैं डियर। इट मीन्स ऐसा एंजाइना जो कि एक्टिविटी करने से इंड्यूस होता है और रेस्ट करने से वापस सही हो जाता है, इसलिए ये एंजाइना क्या कहलाता है, स्टेबल कहलाता है या एक्सर्शनल कहलाता है। इट मीन्स इसमें क्या होगा, चेस्ट पेन इंड्यूस्ड बाय एक्टिविटी and relieved by rest, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोग्लिसरीन। शॉर्ट में लिखता हूं एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन आर कोरोनरी वेजोडाइलेटर। ठीक है, तो ध्यान रखना नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है 2.6 mg की टैबलेट्स फॉर्म में अवेलेबल होती है, जो कि रिकमेंडेड होती है कब, जब किसी पेशेंट को एंजाइना पेन आता है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था अगर किसी पेशेंट को एंजाइना पेन हुआ है तो 0 मिनट पे फर्स्ट टैबलेट लेते हैं। ठीक है, देन अभी भी पेन रिलीव नहीं हुआ तो 5th मिनट पे जो है सेकंड टैबलेट ले सकते हैं, और अभी भी रिलीव नहीं हुआ तो 10th मिनट पे, यानी स्टार्ट हुआ वहां से 10th मिनट, 5 से 10 नहीं बोलेंगे अपन, 0 मिनट, 5वां मिनट और 10वें मिनट पे जो है थर्ड डोज मैक्सिमम ली जा सकती है नाइट्रोग्लिसरीन की। इसके अलावा और नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि इससे पर्सन को हाइपोटेंशन हो सकता है, पेशेंट शॉक कंडीशन में जा सकता है, क्योंकि ये वेजोडाइलेटर है, कोरोनरी वेजोडाइलेटर है। बट ज्यादा डोज होगी तो मेजर ब्लड वेसल्स में भी क्या कर देगी डियर, वेजोडाइलेशन कॉज कर देती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कितनी डोज सजेस्ट की जाती है आउटसाइड द क्लिनिकल फैसिलिटी। अगर किसी को चेस्ट पेन है तो मैक्सिमम कितना डोज ले सकता है, वो 3 डोज ले सकता है, 0 मिनट पे, 5वें मिनट पे और 10वें मिनट पे। अगर रिलीव हो जाता तो ओके, अदरवाइज उसको क्लिनिकल सपोर्ट के लिए जाना चाहिए। तो स्टेबल एंजाइना क्या होता है डियर, इट इज एक्सर्शनल एंजाइना और चेस्ट पेन इंड्यूस्ड बाय एक्टिविटी एंड रिलीव्ड बाय रेस्ट, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोग्लिसरीन। देन व्हाट इज अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल नाम से पता लग रहा है, इट मीन्स ये जो एंजाइना है, पहला तो इसका नाम क्या होता है डियर, इसको हम लोग ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको क्रिसेंडो एंजाइना के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको प्री इन्फार्क्शनल एंजाइना के नाम से भी जाना जाता है डियर। इसका मतलब समझना, क्रिसेंडो मीन साइंटिस्ट का नाम के अकॉर्डिंग है जिसने इसको बताया था सबसे पहले, और प्री इन्फार्क्शनल का मतलब होता है इन्फार्क्शन यानी एमआई से पहले, यानी ये जो एंजाइना है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से जस्ट पहले की स्टेज हो सकती है। यानी अपन लोग बोल सकते हैं कि एमआई होने से पहले पर्सन किस स्टेज में जाता है, अनस्टेबल एंजाइना के अंदर जाता है। ये चीज ध्यान रखना। जैसे कोई पर्सन है सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसको चेस्ट पेन होने लग गया, बट वो 10 मिनट बैठ गया, तो बैठने से अगर पेन रिलीव हो गया तो वो क्या कहलाएगा, स्टेबल एंजाइना। लेकिन कोई पर्सन बैठे बैठे कोई चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाए और वो पर्सन रेस्ट भी करे, ऑक्सीजन भी ले और नाइट्रोग्लिसरीन भी ले, और तो भी चेस्ट पेन रिलीव ना हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अनस्टेबल एंजाइना के नाम से जानेंगे। इट मीन्स चेस्ट पेन इंड्यूस्ड ड्यूरिंग की जगह अपन लिखते हैं चेस्ट पेन इंड्यूस्ड इवन इन रेस्ट। इवन रेस्ट कंडीशन में भी क्या होता है डियर, चेस्ट पेन हो जाता है, और नॉट रिलीव्ड बाय रेस्ट, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोग्लिसरीन। तीनों डोज लेने के बाद भी नाइट्रोग्लिसरीन वो रिलीव नहीं होगा, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं। तो ये जो चेस्ट पेन है वो किससे रिलीव होता है डियर, रिलीव्ड बाय मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट एक ओपियोइड एनाल्जेसिक होती है जिसको लेकर के ये चेस्ट पेन रिलीव किया जा सकता है। और मॉर्फिन सल्फेट के 2 प्राइमरी रोल होते हैं। पहला रोल होता है मायोकार्डियम की यानी हार्ट की मसल की ऑक्सीजन डिमांड को कम करना, और सेकेंड जो रोल, प्राइमरी रोल तो होता है ऑक्सीजन डिमांड कम करना, और सेकेंडरी रोल होता है इसका पेन को रिड्यूस करना, चेस्ट पेन को रिड्यूस करना। तो ध्यान रखना मॉर्फिन सल्फेट रिकमेंडेड होती है किसके अंदर, प्री इन्फार्क्शनल या फिर अनस्टेबल एंजाइना के अंदर। सेकेंड पॉइंट, इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो कोई भी जब एंजाइना होता है, किसी भी टाइप का एंजाइना होता है, तो उसके ईसीजी में आगे पढ़ेंगे हम लोग, ईसीजी में क्या होता है डियर, एसटी डिप्रेशन होता है। क्या होता है, एसटी सेगमेंट क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। जैसा कि हम लोग अगर डायग्राम बनाए तो ये आपकी पी वेव हो गई
ये QRS कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये जो वेव है नीचे ही इस तरीके से, यानी ST सेगमेंट जो यहाँ आना चाहिए था वो कहाँ से स्टार्ट हो गया, इसी तरीके से ये फिर T वेव आ जाती है अपनी, तो ये ST सेगमेंट क्या हो जाता है डियर, डिप्रेस हो जाता है। ये इसका नॉर्मल फीचर है। चूंकि अनस्टेबल एंजाइना जो है वो प्री इन्फाक्शनल यानी MI से जस्ट पहले का है, तो इसके अंदर ST सेगमेंट एलिवेशन होता है, जैसा कि MI के केस में होता है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन में भी क्या होता है, ST सेगमेंट एलिवेट हो जाता है, तो इस एंजाइना में भी क्या होता है डियर, ST सेगमेंट एलिवेट होगा। ठीक है, बाकी जो सभी टाइप अपन पढ़ेंगे उन सभी में क्या होता है डियर, ST सेगमेंट डिप्रेस होता है। केवल अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, ST सेगमेंट क्या हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, बाकी सभी में क्या होता है, डिप्रेस होता है। तो दीज आर स्टेबल एंड अनस्टेबल। स्टेबल को एक नाम से जानते हैं एक्सर्शनल, और अनस्टेबल को एक नाम से जानते हैं क्रिसेंडो एंड प्री इन्फाक्शनल एंजाइना। तो अब आप लोग बताइए दोनों में से ज्यादा डेंजरस कौन सा है। आई थिंक आप लोगों ने भी सही सोचा होगा। तो अनस्टेबल जो एंजाइना है वो क्या होता है डियर, ज्यादा डेंजरस कंडीशन होती है, क्योंकि रेस्ट कंडीशन में भी चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और MI से जस्ट पहले का यानी प्री इन्फाक्शनल कंडीशन भी कहलाती है। देन नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड टाइप, दिस इज साइलेंट एंजाइना। इट मीन्स ये क्या होता है डियर, डिक्रीज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मायोकार्डियल इस्चीमिया विदाउट चेस्ट पेन, विदाउट चेस्ट पेन। चेस्ट पेन नहीं होता है इस कंडीशन के अंदर, ये चीज ध्यान रखना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, साइलेंट एंजाइना के नाम से जाना जाता है। केवल क्या होगा यहाँ पे, मायोकार्डियल इस्चीमिया होगा और चेस्ट पेन उस पर्सन को नहीं होता है। चेस्ट पेन होने का कारण होता है एक्चुअली अपना जो हार्ट होता है डियर, ध्यान रखना, जो अपना हार्ट होता है, हार्ट को अपन बात करें पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई वो 10th क्रेनियल नर्व विच इज वेगस नर्व, और सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो होती है, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है वो होती है T1, T2, T3 एंड T5, T3, T4 एंड T5। T1 से लेकर T5 थोरेसिक जो नर्व होती है, स्पाइनल नर्व होती है, वो सिंपैथेटिक सप्लाई करती है, जबकि 10th यानी वेगस क्रेनियल नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई करती है। तो अब क्या होता है, जब पर्सन को, चूंकि ये T1, T2, T3, 4 है, ये अपने चेस्ट और अपने हाथों की मसल्स को भी सप्लाई करती है, इस वजह से, और चूंकि ये हार्ट को भी सप्लाई कर रही है और इन मसल्स को भी ये सप्लाई कर रही है, इस वजह से क्या हो जाता है यहाँ पे, इन ऑर्गन्स में यानी इन एरियाज में, यानी चेस्ट में, अपने शोल्डर्स में, अपने हैंड्स के अंदर क्या होने लग जाता है, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना, साइलेंट एंजाइना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन नहीं होता है, सिंपली मायोकार्डियल इस्चीमिया होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है यहाँ पे, चेस्ट पेन अराइज हो, चेस्ट पेन नहीं होगा, केवल क्या होगा, इस्चीमिया डेवलप हो जाता है। इट इज नोन एज साइलेंट इस्चीमिया। देन बात करते हैं वेरिएंट एंजाइना डियर। तो व्हाट इज वेरिएंट एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज, जो ये है इसको प्रिंज मेटल एंजाइना के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं डियर, प्रिंज मेटल एंजाइना के नाम से भी वेरिएंट एंजाइना को जाना जाता है, और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, यस डियर, प्रिंज मेटल एंजाइना, एंड सेकंड इज वेजो स्पास्टिक एंजाइना के नाम से भी जाना जाता है। यानी कोरोनरी आर्टरी में अगर स्पाज्म हो जाए, इस वजह से जो एंजाइना डेवलप होगा वो क्या कहलाता है डियर, वेरिएंट एंजाइना कहलाता है। बाकी सभी एंजाइना में क्या हो रहा है, वहां पे कोरोनरी आर्टरी में कुछ ना कुछ प्लाक या एथिरोमा या फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होता है, या फिर फैट डिपोजिशन या ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है। जबकि वेरिएंट एंजाइना का कारण क्या है डियर, व्हाट इज द कॉज ऑफ वेरिएंट एंजाइना। तो वेरिएंट एंजाइना का कॉज होता है अपने पास डियर, इट इज कॉज्ड ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी वेज़ोस्पाज्म ड्यू टू इमोशनल स्ट्रेस की वजह से कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो जाए डियर, स्पाज्म हो जाए, उस कंडीशन की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाए और चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाए, उस एंजाइना को हम लोग बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना, प्रिंज मेटल एंजाइना या फिर वेजोस्पास्टिक एंजाइना। 2-3 नाम है इसके, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरिएंट एंजाइना का मतलब होता है ऐसा एंजाइना जिसके अंदर क्या हो जाता है, वेजोस्पाज्म डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर इसको याद रखने के लिए क्या करना है, इसकी एक ड्रग, अभी एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेरिएंट एंजाइना? ड्रग ऑफ चॉइस, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इट इज वेरापामिल। वेरापामिल, और ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। क्या होती है डियर? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, ध्यान रखना। एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है जिसका नाम होता है डियर क्या? वेरापामिल। इट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेरिएंट एंजाइना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, तीन ट्रिपल वी याद रखना है। फर्स्ट वी का मतलब वेरिएंट एंजाइना, सेकेंड वी का मतलब वेरापामिल, और थर्ड वी का मतलब होता है वेजोस्पाज्म। कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाता है? वेजोस्पाज्म। इस वजह से ये एंजाइना डेवलप होता है। तो वेरिएंट एंजाइना 3V आपको याद रखना है। 3V का मतलब हो गया V फॉर वेरिएंट, V फॉर वेरापामिल और V फॉर वेजोस्पाज्म। कोरोनरी आर्टरी में वेजोस्पाज्म की वजह से एंजाइना डेवलप होता है। होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है अगला टाइप है, दैट इज नॉक्टर्नल एंजाइना। नाम से पता पड़ रहा है, नॉक्टर्नल मींस नाइट। इट मीन जब पर्सन नाइट में सो रहा होता है सुपाइन या फिर डोर्सल पोजीशन के अंदर, उस टाइम पे एंजाइना डेवलप हो जाना, चेस्ट पेन डेवलप हो जाना, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? नॉक्टर्नल एंजाइना। और जैसे वो पर्सन बैठ जाता है या खड़ा हो जाता है तो चेस्ट पेन रिलीव हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं नॉक्टर्नल एंजाइना। इट मीन्स चेस्ट पेन अराइज्ड ड्यूरिंग स्लीप या फिर नाइट, ड्यूरिंग स्लीप और नाइट। यस, और नाइट में पोजीशन कौन सी में सो रहा पर्सन? या तो सुपाइन पोजीशन या फिर डोर्सल पोजीशन के अंदर, ठीक है। और चेस्ट पेन रिलीव किससे हो जाएगा? चेस्ट पेन, या फिर सिंपली लिख देते हैं चेस्ट पेन जो रिलीव होगा, ये चेस्ट पेन रिलीव किससे हो जाएगा डियर? रिलीव हो जाएगा वाइल सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन। स्टैंडिंग यानी अपराइट पोजीशन भी बोल सकते हैं अपन इसको। अपराइट पोजीशन में ये चेस्ट पेन क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं नॉक्टर्नल एंजाइना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है पोस्ट प्रांडियल एंजाइना। प्रांडियल वर्ड का मतलब होता है मील, खाना। यस मीन, और पोस्ट का मतलब बाद में, यानी खाना खाने के बाद, यानी आफ्टर मील चेस्ट पेन अराइज्ड, इट इज नोन एज पोस्ट प्रांडियल एंजाइना, ठीक है। और सबसे लास्ट आता है दैट इज रेफ्रैक्टरी एंजाइना। रेफ्रैक्शन का मतलब होता है डैमेज होना, ठीक है। तो ये एंजाइना होता है डियर ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से हार्ट के मायोकार्डियम में एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाए और उस वजह से चेस्ट पेन होना स्टार्ट आ जाए। यानी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से जो अपनी कोरोनरी आर्टरी है वो वेल डेवलप नहीं हो पाए, और डेवलप नहीं हो पाएगी तो उस वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी हार्ट के मायोकार्डियम में, और उस वजह से उस पर्सन में थोड़ी सी भी एक्टिविटी से एंजाइना डेवलप हो जाता है, और इस कंडीशन को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टरी एंजाइना, ठीक है। तो इस कंडीशन में जेनेटिक फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि जिसमें क्रोमोसोम नंबर 7 एंड 21 क्रोमोसोम नंबर में एबनॉर्मलिटी होती है, उन पर्सन में ये टाइप का एंजाइना देखने को मिलता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइना पैक्टोरिस। सबसे पहला हमने पढ़ा स्टेबल एंजाइना, सेकेंड इज इसको हम लोग एक्सर्शनल भी बोलते हैं, अनस्टेबल को क्रिसेंडो या प्री इंफ्राक्शनल भी बोलते हैं। देन साइलेंट एंजाइना है, वो विदाउट चेस्ट पेन होता है। वेरिएंट एंजाइना में 3V याद रखना है, V फॉर वेरिएंट, V फॉर वेरापामिल विच इज ड्रग ऑफ चॉइस, एंड थर्ड V फॉर वेजो स्पास्टिक। इट मींस कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाता है डियर? वेजो स्पाज्म डेवलप हो जाता है। और नेक्स्ट आता है नॉक्टर्नल मींस नाइट टाइम के अंदर चेस्ट पेन होना, पोस्ट प्रांडियल मतलब आफ्टर मील चेस्ट पेन होना, और सबसे लास्ट रेफ्रैक्टरी एंजाइना का मतलब होता है मायोकार्डियम में एबनॉर्मलिटी हो जाना, किसकी वजह से? जेनेटिक फैक्टर की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती और चेस्ट पेन अराइज हो जाता है। तो दीज आर टाइप्स ऑफ एंजाइना पैक्टोरिस। देन नेक्स्ट बात करेंगे डियर हम लोग साइन एंड सिम्टम्स की। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स इस डिजीज के अंदर डेवलप होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। देन सबसे पहला पॉइंट विच इज मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स। यस डियर, तो मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है इस डिजीज का? दैट इज रिट्रोस्टर्नल
रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन। चेस्ट पेन, रिट्रो का मतलब होता है पीछे, और स्टर्नम के पीछे की तरफ में क्या होगा, चेस्ट के अंदर क्या होगा, चेस्ट पेन अराइज होता है, और इसे बोलते हैं रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कैसा होता है डियर, 1 to 5 मिनट अप टू 15 मिनट। जनरली ये कितना होता है, 1 से 5 मिनट तक चेस्ट पेन होता है, लेकिन मैक्सिमम कब तक हो सकता है, 15 मिनट। जबकि एमआई में कितना होता था, यहाँ पे लगभग 10 से 15 मिनट होता था, 5 से 15 मिनट तक होता था, बट अप टू 30 मिनट तक वो पेन वहां पे हो सकता था। इसका ड्यूरेशन होता है 1 से 5 मिनट, जबकि मैक्सिमम कितना हो सकता है, 15 मिनट तक ये पेन रह सकता है। नेक्स्ट बात करें, ये जो चेस्ट पेन है ये कैसा होता है डियर, क्रशिंग। एमआई की तरह ये भी कैसा होता है, क्रशिंग एंड या सीवियर एंड रेडिएटिंग चेस्ट पेन होता है। रेडिएटिंग का मतलब फैलने वाला, और ये जो रेडिएटिंग पेन है वो कहां तक रेडिएट हो जाता है डियर, रेडिएट टू चेस्ट, शोल्डर एंड आर्म्स। यस डियर, जबकि एमआई का जो चेस्ट पेन रेडिएट होता था वो कहां तक होता था, आर्म से होते हुए, एल्बो से होते हुए कहां तक, फिंगर्स तक वो पेन डेवलप हो जाता था, ध्यान रखना। तो ये रेडिएटिंग पेन होता है, क्रशिंग होता है, और रिलीव्ड बाय मोस्ट ऑफ द कंडीशन में रिलीव हो जाता है, एक्सेप्ट अपन छोड़ दें, अगर अनस्टेबल एंजाइना को छोड़ दें तो ये रिलीव हो जाता है, रिलीव बाय रेस्ट, नाइट्रोग्लिसरीन एंड ऑक्सीजन। इनसे क्या हो जाता है डियर, नॉर्मली ये ट्रीट हो जाता है, ये चेस्ट पेन इस तरीके का पाया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जबकि नाइट्रोग्लिसरीन की डोजिंग मैंने बता दी आपको ऑलरेडी। इसके अलावा अदर सिम्टम्स की बात करें तो और क्या क्या सिम्टम्स आएंगे उस पर्सन के अंदर, तो जैसे ही कोरोनरी मायोकार्डियम में इस्कीमिया डेवलप होगा तो उस वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन तो होगा ही होगा, साथ में पर्सन को क्या होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं डायाफोरेसिस डेवलप हो जाएगा, बहुत ज्यादा पसीने आएंगे क्योंकि मायोकार्डियम में जो है ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती और चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा उस पर्सन के अंदर क्या होगा, सिनकोप डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, उस पर्सन के अंदर जो है साइनोसिस, सिनकोप होगा, साइनोसिस हो गया, नोजिया एंड वोमिटिंग डेवलप होगी उस पेशेंट के अंदर, ठीक है। एंजाइटी डेवलप होगी। तो ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स है, बट स्पेसिफिक सिम्टम कौन सा होता है डियर, इट इज रिट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन। यही इसका मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम होता है। बाकी कॉमन सिम्टम जो है, इसकी वजह से जो सिम्टम्स आएंगे वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि पसीने आना, पर्सन घबराना, साइनोसिस, नोजिया, वोमिटिंग, सिनकोप, इस तरीके के सिम्टम। इसके अलावा पेशेंट के अंदर क्या होगा डियर, टेकीकार्डिया भी हो जाएगा ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होने की वजह से टेकीकार्डिया भी डेवलप हो जाता है। साथ में क्या होगा, पर्सन को क्या होगा, पाल्पिटेशन भी होगा, पाल्पिटेशन। यस डियर, जैसे कि एमआई में सिम्टम पड़े थे, सिमिलर से सिम्टम है, बट थोड़े से सीवियर टाइप के यहाँ पे एमआई में सीवियर थे, यहाँ पे थोड़े लेस सीवियर हो गए ड्यू टू मायोकार्डियल इस्कीमिया। पाल्पिटेशन का मतलब क्या होता है डियर, अवेयरनेस ऑफ एबनॉर्मल हार्ट बीट, खुद की हार्ट बीट महसूस होना खुद को ही, वो कंडीशन क्या कहलाता है डियर, पाल्पिटेशन कहलाता है। जनरली अगर आप लोगों ने महसूस किया होगा, कभी आप बहुत ज्यादा दौड़ लेते हैं या 4-5 मंजिल सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं, बैठ करके आप महसूस करेंगे कि आपका हार्ट फास्ट बीटिंग कर रहा है और आप उस बीट को जो है महसूस भी कर पाते हैं, वो कंडीशन क्या कहलाती है, पाल्पिटेशन। बट वो तो आपने एक्सर्शन किया, बिना एक्सर्शन के भी अगर ऐसा डेवलप होने लग जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाता है, यहाँ पे एंजाइना की कंडीशन कहलाता है। साथ में इसमें टेकीकार्डिया भी उसको पर्सन को डेवलप होने लग जाता है। फिर लेटर कंडीशन में अगर ये कंडीशन इन्फॉक्शन में बदल जाती है तो जो एमआई के सिम्टम्स थे वो वहां पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग अगर इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी का अभी जो है थंब वाला जो साइन होता है लाइक वाला, लाइक कर देना, और पसंद नहीं कर रहा हो तो डिसलाइक कर देना। होप आपको ये पसंद ही आ रहा होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग लाइक ही करें इस वीडियो को। यस डियर, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना।
और यहाँ पे सब्सक्राइब डी यहाँ पे वर्ड आ जाएगा सब्सक्राइब करने के बाद, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना ताकि वीडियो अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर इस चैनल को आप लोग ज्वाइन करते हैं, मेंबर बनते हैं, तो आप जो वीडियो अपन डिमांड करेंगे वो वीडियो भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है डियर, तो ये इस तरीके का अपना चैनल दिखाई देता है मोबाइल व्यू के अंदर, जिसको नाम होता है नर्सेस टेक ऑनलाइन, और लगभग 52,000 के आसपास अपने सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। शेयर सब्सक्राइब ना भी करें तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मोटिवेशन बना रहता है डियर। यस डियर, नेक्स्ट आगे बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से होते हैं, कैसे इस डिजीज को डायग्नोस किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो दिस इज फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री। फिजिकल एग्जामिनेशन में चेस्ट पेन वगैरह देखेंगे, हिस्ट्री में फैमिली हिस्ट्री का पता करेंगे कि फैमिली में किसी को कार्डियोवैस्कुलर या कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो नहीं है। इसके अलावा स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें डियर, तो ध्यान रखना ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी। ईसीजी के अंदर क्या दिखाई देगा हमें, यस डियर ध्यान रखना, ईसीजी में दो चेंजेस दिखाई देंगे। फर्स्ट जो चेंज होता है दैट इज एसटी डिप्रेशन, एसटी डिप्रेशन, यस वेरी इंपॉर्टेंट। एसटी सेगमेंट क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाता है। एक्सेप्ट कौन सा एंजाइना में एसटी एलिवेशन होता है, तो अभी आज बताया मैंने, जो प्री इन्फेक्शनल एंजाइना होता है उसके अंदर क्या हो जाता है एसटी एलिवेशन, जिसे हम लोग अनस्टेबल एंजाइना भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एसटी डिप्रेशन होगा नॉर्मल केसेस के अंदर। सेकंड जो होता है दैट इज टी वेव, टी वेव इन्वर्ट। टी वेव क्या हो जाएगी डियर, नीचे की तरफ हो जाती है। तो ये दो चेंजेस जो है एंजाइना के केस में पर्सन के अंदर दिखाई देते हैं। तो जैसा कि ये पी वेव हो गया, ये एसटी पी आर सेगमेंट, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और ये सेगमेंट हो गया लो, और ये आपकी टी वेव भी साथ में इसके जुड़ जाती है, तो ये टी वेव आ जाती है। ये टी वेव हो गया, और ये एस टी सेगमेंट जो है वो क्या हो गया डियर, डिप्रेस हो जाता है। तो इस तरीके का जो ईसीजी पैटर्न है वो दिखाई देता है किस कंडीशन में, एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन के अंदर। देन नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, दैट इज एंजियोग्राफी। और एंजियोग्राफी जो होता है गोल्डन स्टैंडर्ड या मोस्ट स्पेसिफिक मेथड होता है किसी भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। मोस्ट कॉमन तरीका पूछा जाए तो वो कौन सा होता है, ईसीजी होता है। ठीक है, इसको सबसे पहले सबसे अर्ली पूछा जाए तो भी क्या आंसर देना, आपको ईसीजी ही देना है डियर। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ नंबर पे जो है कार्डियक बायोमार्कर, कार्डियक बायोमार्कर, इसमें क्या होंगे डियर, नो चेंज, नो चेंज। जबकि एमआई के अंदर जो पिछले लेक्चर में मैंने कार्डियक बायोमार्कर में चेंजेस बताए थे, जैसे कि मायोकार्डियम मायोग्लोबिन होता है वो सबसे पहले अराइज हो जाता है, फिर ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई और सीकेएमबी ये ब्लड में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो काफी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट बनते हैं वहां पे, वो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एमआई में पढ़ लेना। यस डियर, तो कार्डियक बायोमार्कर में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं हो रहा है डियर यहाँ पे, क्योंकि कार्डियक बायोमार्कर कब रिलीज होते हैं, जब मायोकार्डियम में डैमेज होता है, डेथ होती है। अभी मायोकार्डियम में केवल क्या हुआ, इस्चीमिया हुआ है, ब्लड सप्लाई कम हुई है, मायोकार्डियम डैमेज नहीं हुए। इस वजह से यहाँ पे कोई भी कार्डियक बायोमार्कर का लेवल इंक्रीज नहीं होता है। तो यहाँ पे हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ईसीजी में दो चेंजेस दिखेंगे, एसटी डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्ट, उल्टी टी वेव हो जाएगी। और एंजियोग्राफी करके भी अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होता है। और मोस्ट कॉमन ब्लॉकेज कौन सी आर्टरी में होता है डियर, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, विच इज एलएडी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलएडी आर्टरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो अगला जो टेस्ट होता है डियर, दैट इज टीएमटी टेस्ट। टीएमटी टेस्ट, टीएमटी का मतलब होता है डियर ट्रेडमिल टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट। तो ये टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो इस डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, यस डियर, तो इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक ये टीएमटी मशीन होता है जिस पे रोलर घूमता रहता है। जनरली आपने जिम में भी देखा होगा, रोलर होता है, इसमें पर्सन को चलना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे जिम में तो सिंपल मशीन होती है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, ये आपका कार्डियक मॉनिटर भी इसके साथ में होता है, और ईसीजी डिवाइस भी साथ में होता है, और हाथ के ऊपर आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट बंधा होता है, कफ बंधा होता है, जो लगातार मॉनिटर करता है। और यहाँ पे एक बेल्ट के थ्रू जो आपकी लीड वगैरह जो होती है डियर, चेस्ट लीड जो होती है, सेम जैसा कि ईसीजी में अपन प्लेसमेंट करते हैं, दो अपनी हैंड वाली लीड होती है उनको यहाँ पे चिपकाया जाता है, और दो लेग वाली लीड होती है उनको यहाँ पे ग्रोइन वाले एरिया में चिपका देते हैं। बाकी 6 लीड चेस्ट के ऊपर चिपकाई
जाती है। चिपकाने के बाद एक बेल्ट बांध दिया जाता है ताकि लीड मिड डिस्प्लेस वहां से ना हो, जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हो आप, बेल्ट बांध दिया जाता है। देन आफ्टर पर्सन को धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई जाती है और देखा जाता है कि पर्सन कितनी एक्टिविटी कर पाता है। एक्टिविटी करते हैं, चेस्ट पेन स्टार्ट होता है कि नहीं होता है, तो उस तरीके से टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है। दिस टेस्ट इज नोन एज TMT टेस्ट। इट मीन्स ट्रेडमिल टेस्ट इसको अपन बोला जा सकता है। और ये टेस्ट किसके लिए करते हैं अपन? टू आइडेंटिफाई मायोकार्डियल इनसफिशियंसी। इनसफिशियंसी का मतलब होता है डियर कि मायोकार्डियल में जो ब्लड सप्लाई होती है वहां पे अगर ब्लॉकेज है उन ब्लड वेसल्स में, तो ब्लॉकेज होने से नॉर्मली रेस्ट के कंडीशन तो ब्लड सप्लाई हो रही है, बट जैसे ही वो एक्सरसाइज करेगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, बट ब्लड सप्लाई तो उतनी ही होगी, तो वहां पे चेस्ट पेन होना अराइज हो जाता है। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं मायोकार्डियल इनसफिशियंसी। तो इसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। बट इट इज नॉट क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर किसी पर्सन को COPD है या अस्थमा है, उस पर्सन में भी फॉल्स इंटरप्रिटेशन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा होता है डियर? सबसे स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है? एंजियोग्राफी। सबसे अर्ली या मोस्ट कॉमन टेस्ट पूछा जाए तो वो कौन सा होता है? ECG जो है सबसे अर्ली टेस्ट होता है और कॉमन टेस्ट भी होता है डियर, ठीक है। और कार्डियक बायोमार्कर में कोई चेंज नहीं आता है। देन दीज आर इन्वेस्टिगेशन। और सबसे लास्ट में डियर हम बात करेंगे व्हाट आर द ट्रीटमेंट मॉडलिटीज, क्या क्या ट्रीटमेंट इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। सबसे पहली बात करें तो रेस्ट, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड नाइट्रोग्लिसरीन, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन से अगर एलर्जी है तो आइसोसोर्बिड डाइनाइट्रेट। ये भी एक तरीके का कोरोनरी वेजोडाइलेटर होता है, नाइट्रेट कैटेगरी के अंदर आता है। आइसोसोर्बिड डाइनाइट्रेट ये भी इसके रिप्लेसमेंट में यूज किया जा सकता है। उसके अलावा यूज करेंगे एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या होती है डियर? एंटी प्लेटलेट होती है। क्या होती है? एंटी प्लेटलेट, जो कि ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंट करेगी, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट बनेगा तो वहां पे एथेरोमा डेवलप हो जाएगा, उसको ये प्रिवेंट करती है। और जिस पर्सन को एंजाइना या फिर MI हो जाता है उस पर्सन को लाइफ लॉन्ग ये मेडिसिन कभी कभी लेना पड़ सकता है, एंटी प्लेटलेट मेडिसिन। देन नेक्स्ट आता है इसके अंदर दीज आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये भी यूज किए जा सकते हैं क्योंकि ये मायोकार्डियल एक्टिविटी को कम कर देते हैं, क्योंकि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, जिससे मायोकार्डियल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, जिससे डिमांड जो है मायोकार्डियम की कम हो जाएगी ऑक्सीजन की, और जो डैमेज हो रहा था वो जो है रुक जाएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल्स आते हैं डियर, दीज आर द एग्जाम्पल्स वेरापामिल। और वेरापामिल ड्रग ऑफ चॉइस किसकी होती है डियर? वेरिएंट एंजाइना की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसके अलावा निफिडिपाइन, इसके अलावा एम्लोडिपिन, इसके अलावा नीमोडिपिन, इसके अलावा डिल्टाजेम। ये सभी जो है क्या होती है डियर? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग्स होती है, जिनको यूज किया जा सकता है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करने के लिए और ऑक्सीजन डिमांड को कम करने के लिए। और तीसरा पॉइंट, इनके जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती है वो क्या करती है डियर? डिक्रीज करती है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, यानी मायोकार्डियल डिमांड को कम करती है। सेकेंड, ये जो क्या करती है डियर? वेजोडाइलेटर भी होती है। क्या होती है? वेजोडाइलेटर भी होती है डियर, ध्यान रखना। तो वेजोडाइलेटर ड्रग भी होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और मायोकार्डियल की डिमांड को भी ये कम कर देती है। इसके अलावा सिक्स जो ट्रीटमेंट होता है, दीज आर बीटा ब्लॉकर्स। और बीटा ब्लॉकर पे मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, इसको एक्सप्लेन करेंगे अपन आगे फार्मेकोलॉजी में। बट बीटा ब्लॉकर्स में एग्जाम्पल कौन से आते हैं? बीटा ब्लॉकर में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं डियर? बात करें हम लोग, यस, प्रोप्रेनोलोल, एटिनोलोल,
इसके अलावा एसीब्यूटालोल, मेटोप्रोलोल, इस तरीके की मेडिसिन, एस्मोप्राजोल, सॉरी एस्मोलोल, एस्मोलोल, ये जो सभी मेडिसिन है वो डियर किस कैटेगरी में आती है? आपकी बेटा ब्लॉकर कैटेगरी के अंदर आती है। और भी क्लासिफिकेशन है, इसके अलावा टीमोलोल भी आता है इसमें, सोटोलोल, नोडोलोल, इस तरीके की सारी ड्रग जिसमें एलओएल वर्ड आता है वो सभी ड्रग कौन सी होती है डियर? बीटा ब्लॉकर कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज की जाती है। तो इनको हम लोग जब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ेंगे उस टाइम डिटेल से इनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी अपन को ध्यान रखना है बीटा ब्लॉकर जिसमें एलओएल आता है, जैसे प्रोप्रेनोलोल, एटिनोलोल, एसीब्यूटालोल, मेटोप्रोलोल एंड एस्मोलोल, ये सभी ड्रग जो है यूज की जा सकती है एंजाइना पेन को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए नहीं, एंजाइना के अंदर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करने के लिए, जिससे ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ये सभी होते हैं आपके ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ड्यूरिंग एंजाइना पेक्टोरिस। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस में सर्जिकल इंटरवेंशन क्या क्या किए जा सकते हैं, व्हाट आर द सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड। तो सबसे पहली बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर क्या कर सकते हैं डियर? पीटीसीए। क्या कर सकते हैं? पीटीसीए। पीटीसीए का मतलब होता है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। तो पीटीसीए करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एंजाइना को ट्रीट कर सकते हैं। तो पीटीसीए में क्या करते हैं अपन? स्टेंट डालते हैं। क्या डालते हैं? स्टेंट। स्टेंट डाला जाता है कहाँ पर? जहाँ पे कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है। तो एक डायग्राम से समझते हैं। तो ये आपको कोरोनरी आर्टरी दिखाई दे रही है, एक सिंबॉलिक डायग्राम है जिसमें ये क्या बना हुआ है डियर? ये क्या जमा हो गया है? एथिरोमा डिपॉजिट हो रखा है। क्या डिपॉजिट हो रखा है? एथिरोमा, एथिरोस्क्लेरोसिस यहाँ पे डेवलप हो रखा है। अब इस एथिरोस्क्लेरोसिस की वजह से आर्टरी का ल्यूमन क्या हो गया? नैरो हो जाता है। तो यहाँ पे एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है जिसमें बलून कैथेटर होता है और उस कैथेटर के ऊपर ही क्या लगा रहता है? आपका स्टेंट लगा होता है, ठीक है। और ये जैसे ही बलून उस एथिरोमा के पास आता है इसमें एयर इंसर्ट करी जाती है। क्या इंसर्ट करते हैं? एयर, जिससे बलून इन्फ्लेट होगा और इन्फ्लेट होने से ये जो आपका स्टेंट था वो क्या हो गया? ओपन हो गया। और ये एक बार ओपन हो जाता है तो वापस से कंप्रेस नहीं होता है। तो फिर उसके बाद में बलून से हवा निकाल के और कैथेटर को वापस निकाल लेते हैं। और इस तरीके से ये जो है आपको इस डायग्राम से समझ में आ रहा है, इस तरीके से कोरोनरी आर्टरी को हमेशा के लिए क्या कर देता है? डायलेट कर देता है डियर। तो ये जो प्रोसीजर है वो क्या कहलाता है डियर? पीटीसीए कहलाता है, यानी परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। इसको बलून स्टेंट एंजियोप्लास्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सेकंड जो मेथड है इट इज सीएबीजी। सीएबीजी यानी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। सीएबीजी में क्या करेंगे डियर? अपन लोग कोरोनरी आर्टरी में एक ग्राफ्ट लगाया जाएगा जहां पे ब्लॉकेज है। जैसे मान लो इस डायग्राम में हम लोग समझते हैं मोस्ट कॉमन ब्लॉकेज कहाँ होते हैं? आपके एलएडी में होते हैं। ये आर्टरी कौन सी है डियर? एलएडी, मतलब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में सबसे ज्यादा ब्लॉकेज होते हैं। तो सपोज कीजिए यहीं पे ब्लॉकेज डेवलप हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं अपन? एक ग्राफ्ट लगाया जाता है इसके आगे और इसको डायरेक्ट किससे जोड़ देते हैं अपन? डायरेक्ट जोड़ देते हैं अओर्टा से। किससे जोड़ देते हैं? अओर्टा। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है डियर? अओर्टा हो गया। ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका? अओर्टा। तो डायरेक्ट किससे जोड़ देते हैं अपन इसको? अओर्टा से इस पार्ट को, जो डायरेक्ट ग्राफ्ट के थ्रू, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? ग्राफ्ट। और ये जो ग्राफ्ट है सीएबीजी में, जो ग्राफ्ट होता है वो कहाँ से लगाते हैं डियर? दैट इज मेमोरी आर्टरी। मेमोरी आर्टरी जो कि चेस्ट के ऊपर होती है, अपने जो ब्रेस्ट वाला हिस्सा होता है उसको ये सप्लाई करने का काम करती है। इसको इंटरनल थोरेसिक आर्टरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो इस आर्टरी को एक्सेस सबसे इजी तरीके से किया जा सकता है। तो इस आर्टरी को लेकर के ही अपन क्या करते हैं? ग्राफ्ट वहां पे लगा दिया जाता है, ठीक है। काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है। सेकेंड जो चॉइस होती है दैट इज सेफेनस वेन। सेफेनस वेन जो सबसे लॉन्गेस्ट वेन होती है अपनी बॉडी के अंदर, सेफेनस वेन, जो कि पैरों के अंदर पाई जाती है, उस वेन से भी ग्राफ्ट प्राप्त करके जो है वहां पे लगाए जा सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे अल्टरनेट बाईपास कर दिया जाता है ब्लड सप्लाई को। तो डायरेक्ट अओर्टा से ब्लड जो है इस आगे वाले हिस्से को आ जाएगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाता है? अपना कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग।
और ये तरीका कहलाता है पीटीसी यानी परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। तो दीज आर सर्जिकल इंटरवेंशन। देन डियर नेक्स्ट आता है व्हाट इज द पोजीशन एंड डाइट रिकमेंडेशन फॉर एंजाइना पेशेंट। तो ध्यान रखना, तो जैसा एमआई में मैंने बताया था पोजीशन कौन सी देते हैं डियर, सेमी फाउलर। एमआई और एंजाइना के अंदर दोनों ही कंडीशन में कौन सी पोजीशन देते हैं डियर, सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। जबकि कंजस्टिव हार्ट फेलियर में जो पोजीशन दी जाती है दैट इज हाई फाउलर। कौन सी देते हैं डियर, हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है, ध्यान रखना। सेमी फाउलर किस में देते हैं अपन, एंजाइना और एमआई के केस में, जबकि कंजस्टिव हार्ट फेलियर में कौन सी देंगे, हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट डाइट की बात करें तो जैसा कि एमआई में डाइट देते थे लो सोडियम, लो फैट एंड हाई इन प्रोटीन डाइट, ये ऐसी डाइट जो है रिकमेंड की जाती है एक एंजाइना के पेशेंट के लिए, ठीक है डियर। और रेस्ट रिकमेंड किया जाता है, साथ में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, एडिक्वेट रेस्ट पर्सन को लेना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइना पेक्टोरिस। और अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका मैं आंसर आपको नहीं बताने वाला हूँ। कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो डियर जरूर से आपको आंसर देना है, चाहे गलत दे रहे हैं चाहे सही, मैं आपको करेक्ट करवाऊंगा आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइना इज कॉज्ड ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी वेजोस्पाज्म। इनमें से कौन सा एंजाइना कोरोनरी आर्टरी में वेजोस्पाज्म होने की वजह से होता है, स्टेबल, क्रिसेंडो, वेरिएंट या फिर रेफ्रैक्टरी एंजाइना। तो अगर आपने आज का लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो जरूर इसका आंसर आप लोग दे देंगे, इजी क्वेश्चन है। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो। और नेक्स्ट सबसे लास्ट अपन बात करते हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है अपना नर्सेज टेक ऑनलाइन, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम डाउनलोड करके डायरेक्ट सर्च करेंगे नर्सेज टेक ऑनलाइन तो भी आपको ये चैनल फाइंड हो जाएगा और उसको आप लोग ज्वाइन कर ले। इसी के ऊपर मैं रेगुलर अपडेट्स आगे पोस्ट करने वाला हूँ। और आप अपने यूट्यूब चैनल के पेड मेंबर भी बन सकते हैं, कुछ नॉमिनल फीस देकर के आप पेड मेंबर बन सकते हैं, ताकि आपकी पसंद का जो डिमांड वीडियो है वो मैं बना सकता हूँ आगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग डियर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।